हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। तो अब तक जो है हम एनईपी की 3 वीडियोस डाल चुके हैं और ये एनईपी की हमारी 4th वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो का हमारा जो कंटेंट होने वाला है वो है करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट्स। करिकुलर का मतलब है कि जो डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे एक साथ इंटीग्रेट किया जाए और सब्जेक्ट्स के साथ स्किल्स को और जो कैपेसिटीज़ हैं उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी थी एनईपी की तो उसमें हमने विज़न और मिशन के बारे में पढ़ा था। तो आप जितनी भी हमारी वीडियोस देखेंगे अभी उनका एलोब्रेशन है, उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि उन ऑब्जेक्टिव्स और मिशंस को हम कैसे अचीव करेंगे। तो आज की ये वीडियो बेस्ड है कि करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट स्किल्स एंड कैपेसिटीज़। While the students must have a large amount of flexibility in choosing their individual curricula. Now curricula is a plural form of what? Curriculum. बच्चों को जो है फ्लेक्सिबिलिटी तो दी जाएगी, ठीक है, वेरी लार्ज अमाउंट में। Certain subjects, skills and capacities should be learned by all. Now it is very important कि भाई वो आपको choices दे रहे हैं, बच्चों को choices दे रहे हैं, लेकिन certain set of skills and subjects must be read by all the students to become good, successful, innovative, adaptable, productive human beings in today's rapid changing world. अब यहाँ रैपिड चेंजिंग वर्ल्ड के बारे में बात करूँ तो ऐसा हमारा करिकुलर होगा कि जो बच्चों के अंदर जो सबके लिए कॉमन होगा, वहाँ कोई चॉइसेस नहीं होंगी, जिसके अंदर जो सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स है वो उसके अंदर जो है सक्सेसफुल, इनोवेटिव, एडेप्टल, प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बनने के लिए जो जो स्किल्स की नेसेसिटी है वो कॉमन होंगी, ठीक है। वहाँ बच्चों के पास चॉइसेस अवेलेबल नहीं है, बाकी उनके जो करिकुलम चूज़ करने में वहाँ उनके पास चॉइसेस अवेलेबल होंगी। In addition to proficiency in languages, these skills include, now what are the common skills जो सब में होनी चाहिए? Scientific temper, evidence based thinking, creativity, innovativeness, sense of aesthetics, arts, oral and written communication, health and nutrition, physical education, fitness, wellness, sports, collaboration, teamwork, problem solving, लॉजिकल रीजनिंग, वोकेशनल एक्सपोजर एंड डिजिटल लिटरेसी, जिसके अंदर कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एथिकल एंड मोरल रीजनिंग, ये सब आएंगी। इसके साथ साथ देखो अभी कहना क्या चाह रहा है एनईपी में कि भाई ये जो सेट ऑफ स्किल्स हैं हम ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करेंगे कि जिसमें कि ये जो सेट ऑफ स्किल्स हैं ये सभी बच्चे अचीव करें, ठीक है। उनके पास चॉइस होंगी अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने की, लेकिन ये जो होंगे इसमें कोई चॉइसेस नहीं है। दीज विल बी अ पार्ट ऑफ द एसेंशियल करिकुलम और एसेंशियल सब्जेक्ट्स विच विल डेवलप ऑल दीज स्किल्स। उसके बाद ये कह रहा है कि करिकुलम जो है दैट मस्ट कवर द फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो आर्टिकल 51 है उसके अंदर जो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं वो करिकुलम उनको भी इनकलकेट कर पाए, ठीक है। द चिल्ड्रन विल बी वेरी मच अवेयर अबाउट देयर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। इसके बाद है नाउ कंसंट्रेटेड करिकुलर एंड पेडागोजिकल इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्परेरी सब्जेक्ट्स सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो जो हम बात कर रहे थे कि भाई कौन कौन सा करिकुलर इंटीग्रेशन होगा और कौन कौन से एसेंशियल सब्जेक्ट होंगे, कौन से स्किल्स होंगे, कौन सी कैपेसिटीज़ डेवलप करना चाहती है एनईपी, तो उसके अंदर निकल कर आ रहा है कि जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हैं लाइक एआई, डिज़ाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, environmental education, global citizenship education, etc. So the curriculum is going to deal with all these aspects also, ठीक है। इसके बाद है या जो हम पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो करिकुलम डिज़ाइन होगा उस करिकुलर का बेस क्या होगा, उसके अंदर एसेंशियल सब्जेक्ट और स्किल्स कौन सी डेवलप होनी है। It is recognized that mathematics and mathematical thinking will be very important for India's future and India's leadership role in numerous upcoming fields and professions that will involve artificial intelligence. यहाँ मैथ्स के ऊपर और मैथमेटिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कोप दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो मैथ्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आएगा, मशीन लर्निंग में काम आएगा, डेटा साइंसेज में काम आएगा। So math is very crucial for artificial intelligence, machine learning and data sciences. So the curriculum must be designed in such a way that mathematical skills are developed. Thus, mathematics and computational thinking will be given increased emphasis throughout the school years, starting with the foundational stage. तो जो मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल थिंकिंग के ऊपर जो एम्फेसिस है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। इसके अंदर किया कैसे जाएगा फाउंडेशनल स्टेज में कि रेगुलर यूज ऑफ पजल्स एंड गेम्स दैट मेक मैथमेटिकल थिंकिंग मोर एन्जॉयबल।
ठीक है, कि ऐसी एक्टिविटीज़ या पजल्स किए दिए जाएंगे फाउंडेशनल स्टेज से ही जो मैथ्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देंगे, ठीक है, एंगेजिंग बना देंगे, एंजॉयबल बना देंगे। एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मिडल स्टेज। तो जो हमारी मिडल स्टेज होगी वहाँ से क्या स्टार्ट होगा, कोडिंग स्टार्ट होगी। देखो, मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फाउंडेशनल स्टेज से, लेकिन हमारी कोडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, मिडल स्टेज से। तो दिस कैन बी अ फैक्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद है हमारे पास, एवरी स्टूडेंट विल टेक अ फन कोर्स ड्यूरिंग द क्लास 6 to 8। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं कि जो फन कोर्स है, पहले जो फन कोर्स था एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर हमने एक्टिविटी देखी थी, उसके अंदर मैंने बैगलेस डेज भी देखे थे। उसके बाद कौशल विकास और कौशल बोध जो एक्टिविटीज़ है, ये सारी की सारी फन कोर्स के अंदर कवर की गई हैं। दैट गिव्स अ सर्वे और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ अ सैम्पलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट। ठीक है, इनके बीच में जो 6 to 8 है, इसके बीच में हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, फन बेस्ड कोर्स ले सकते हैं जिसके अंदर वो कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पोट्री मेकिंग एटसेट्रा करेंगे, एज डिसाइडेड बाय द स्टेट एंड कम्युनिटीज मैप्ड बाय द, ठीक है, स्किल नीड्स और लोकल नीड्स। देन अ प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम फॉर ग्रेड 6 to 8 will be appropriately designed by the NCERT while framing the NCF 2021 NCF SC स्कूल एजुकेशन। ठीक है, नाउ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम है वो कौन से ग्रेड्स में आएगा, 6 to 8 में आएगा। हु इज गोइंग टू डेवलप, NCERT इज गोइंग टू डेवलप। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन अ 10-day बैकलेस पीरियड, ये भी क्लियर है। नाउ फॉर सीनियर स्टूडेंट्स इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज विल बी गिवन। अभी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ कब हो सकती हैं, ड्यूरिंग हॉलीडेज हो सकती हैं, आफ्टर द स्कूल आवर हो सकता है। द बैगलेस डेज विल बी एनकरेज थ्रू आउट द ईयर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एनरिचमेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग आर्ट्स, क्विज, स्पोर्ट्स, वोकेशनल क्राफ्ट। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन विल बी गिवन पीरियोडिक एक्सपोजर टू द एक्टिविटीज आउटसाइड द स्कूल थ्रू द विजिट्स टू प्लेसेस, मोन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, टूरिस्ट इंपॉर्टेंस, मीटिंग द लोकल आर्टिस्ट। अब जो फन बेस्ड एक्टिविटीज़ होंगी ना, इसके अंदर होगा क्या, बच्चों को जो है एक्सपोजर दिया जाएगा, विजिट कराई जाएगी आउटसाइड द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, वो कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हो सकता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता है, कल्चरल प्लेस हो सकता है, लोकल आर्टिस्ट से मिलना हो सकता है। ठीक है, लोकल आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन, विजिट टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं इन देयर विलेज, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जांपल दिल्ली का कोई स्कूल हो सकता है तो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी को विजिट करा दिया, जामिया को विजिट करा दिया, या फिर हमने IIT दिल्ली को विजिट करा दिया। अगेन देखो, हमने बात की थी जब विज़न और मिशन की बात की थी, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की थी। ठीक है, अब इसी के अंदर है नॉलेज ऑफ इंडिया। जो भी करिकुलर डिज़ाइन होगा उसमें नॉलेज ऑफ इंडिया विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विल इंक्लूड नॉलेज फ्रॉम द एंशियंट इंडिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया एंड इट्स सक्सेसेस एंड चैलेंजेस। कि भाई जो मॉडर्न जो हमारा एंशियंट इंडिया की नॉलेज है उसने कैसे मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है या जो मॉडर्न जो थ्योरीज हैं उसमें कैसे कंट्रीब्यूट किया है। अब इससे होगा क्या, एंड अ क्लियर सेंस ऑफ इंडियाज फ्यूचर एस्पिरेशंस विद रिगार्ड टू एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। कि फ्यूचर में हम कैसा हेल्थ, कैसी एजुकेशन और कैसा इन्वायरमेंट चाहते हैं, दैट विल गिव यू क्लियर कट एस्पिरेशन। उसके बाद है हमारे पास नाउ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इंक्लूडिंग, अब इंडियन नॉलेज सिस्टम में आता क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइबल नॉलेजेस, ठीक है, जो जनजाति होती हैं उनकी जो नॉलेज होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग। ठीक है, अलग अलग जो जातीय क्षेत्र होंगे या क्षेत्र होंगे उसमें जो है सीखने की अलग अलग पद्धतियाँ होंगी। ठीक है, विल बी कवर्ड एंड इंक्लूडेड इन मैथमेटिक्स। भाई ट्राइबल नॉलेज को हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इंडिजीनियस जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग है उसको ऐड करेंगे, किस में, लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, फिलॉसफी में, योगा में, आर्किटेक्चर में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, मतलब एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एन एंगेजिंग कोर्स ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स इन द सेकेंडरी स्कूल एज एन इलेक्टिव। जैसे CBSE ने करिकुलम में अब दे दिया है कि भाई इंडियन नॉलेज सिस्टम एक ऑर्गेनिक और एक अलग से इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर कि करिकुलम जो डिज़ाइन होगा, जो NCF अब आप पढ़ोगे, वो जो NCF है, द NCF इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स।
जो NCF आप पढ़ोगे, जब आप NCF को समझोगे उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, देन यू विल रियलाइज कि ये जो NCF है दैट इज़ सप्लीमेंट्री टू NEP। NCF सपोर्ट करता है किसको? NEP को सपोर्ट करता है। NEP इज़ अ विजन, और जो NCF है इट इज़ अ प्लान प्रोसेस, और यू कैन से दैट रोड मैप टू अचीव दिस विजन। I think this much is clear. Then students will be taught at a young age importance of doing what's right, and will be given a logical framework for making ethical decisions. जैसे पहले वैल्यू एजुकेशन होती थी ना, तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको यंग एज में हम सिखाएंगे डूइंग व्हाट्स इज राइट, ठीक है, कि क्या करना सही रहता है। अब ये डिपेंड करता है एथिकल डिसीजंस के ऊपर। किसी के एथिक्स किसी चीज़ को सही मानते हैं, किसी के एथिक्स किसी चीज़ को सही मानते हैं। बट द NEP और द NCF विल गिव अ लॉजिकल फ्रेमवर्क। सिर्फ ये कहने से नहीं कि ये करना सही है, क्यों सही है वो करना, दैट विल बी एक्सप्लेन एंड दैट विल बी कवर्ड इन द NCF एज पर दिस NEP डॉक्यूमेंट। In later years, this would then be expanded along the themes of cheating, violence, plagiarism, littering, tolerance, equality, मतलब बहुत सारी जो भी हम सोच सकते हैं ना, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं they will be covered with a view to enabling children to embrace moral and ethical values in conducting one's life, ताकि जो बच्चा है वो अपनी लाइफ में इन सब मोरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ को एम्ब्रेस कर सके, अपनी लाइफ में इनको इनकलकेट कर सके। Formulate a position argument about an ethical issue from multiple perspective. Now it is very important, अगर आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को देखोगे तो उसका केवल एक पर्सपेक्टिव नहीं होता, एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। एंड यूज़ एथिकल प्रैक्टिसेस इन ऑल द वर्क्स, जो भी काम करेगा ना, जिसमें सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, जो भी एथिकल चीज़ें हैं वो सारे के सारे अपने कामों में लेकर आएगा। इसके बाद चिल्ड्रन विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीड एंड लर्न फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, जो हमारा क्लासिकल टेक्स्ट है, ठीक है। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। क्लासिकल मतलब ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल आदिकाल का है, ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। अब जो जातक कथाएं हैं दे आर ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। हितोपदेश जो संस्कृत में लिखा गया है, अब ये जो जातक कथाएं हैं ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं? पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं, ठीक है। हितोपदेश जो है संस्कृत में लिखे गए हैं, और हु हैव रिटन इट? नारायण पंडित। अब जातक कथा किसने लिखी है? इट इज़ नॉट अ सिंगल राइटर बट इट इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ वेरियस लिटरेरी वर्क्स बाय मैनी पीपल, ठीक है। एंड अदर फन फैबल्स इंस्पायरिंग टेल्स फ्रॉम द इंडियन ट्रेडिशन एंड लर्न अबाउट देयर इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल लिटरेचर। बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि जो इंडियन लिटरेचर था, जिसमें कि पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और जो क्लासिकल हमारा लिटरेचर था, उसने ग्लोबल लिटरेचर पर क्या इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। उसके साथ सिलेबस का एक पार्ट बनाया जाएगा जो एक्सप्लेन करेगा द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ द डेट्रीमेंटल एंड डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल, टोबैको एंड अदर ड्रग्स, ठीक है, ताकि बच्चों में एक यंग एज से ही ये डेवलप हो जाए कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं ये हार्म पहुंचाती हैं। उसके बाद हमारे पास ऑल करिकुलम एंड पेडागोजी from the foundational stage onwards will be redesigned to be strongly rooted in Indian and local context, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो भी हम करिकुलम या पेडागोजी डिसाइड करते हैं वो हम किसी फॉरेन या वेस्टर्न वर्ल्ड की कॉपी पेस्ट कर लें। नाउ द करिकुलम एंड द पेडागोजी विल बी डेवलप्ड, ऐसा डेवलपमेंट किया जाएगा कि जो है वो इंडियन और लोकल कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई थ्योरी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा नाम लेते हैं कैरेक्टर का, जॉन स्मिथ या जो भी चीज़ें हैं, तो वो लोकल नहीं करते, जबकि अगर जो हम कोई लोकल कॉन्टेक्स्ट का नाम लेंगे तो बच्चे उससे ज़्यादा कोरिलेट करेंगे, ठीक है। एंड ईथोस इन टर्म्स ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन, हेरिटेज, कस्टम्स, लैंग्वेज, फिलोसफी, जोग्राफी, मतलब ये एस्पेक्ट्स हैं, और ये एस्पेक्ट्स किसके होंगे? जो लोकल होगा, लोकल कंटेंट होगा, ठीक है, लोकल कंटेक्स्ट होगा, ठीक। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर हम लोकल कंटेक्स्ट ले रहे हैं, चाहे वो इंडिया का कंटेक्स्ट हो या स्टेट का कंटेक्स्ट है, और ज़्यादा वेरी डीप जाके बिल्कुल छोटे एरिया का कॉन्टेक्स्ट हो, उसका फ़ायदा क्या होगा? इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एजुकेशन इज़ मैक्सिमली रिलेटेबल, रिलीवेंट, इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव फॉर आवर स्टूडेंट्स। अगर आप उन्हें कोई फ़ॉरेन की थ्योरीज पढ़ा रहे हो, फ़ॉरेन की कहानी पढ़ा रहे हो, तो बच्चा उसे रिलेट नहीं करता। लेकिन आप उसे लोकल एटमॉस्फेयर, जो लोकल एरिया है, जो उसने विजिट किया है, देखा है, या जिसके बारे में एटलीस्ट उन्होंने पहले कभी सुना है, दैट द चाइल्ड रिलेट्स वेरी इजीली। देन
Stories, arts, games, sports, examples, problems, etc. will be chosen as much as possible rooted in the Indian and local geographical context. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रेगिस्तान की, लेकिन हम राजस्थान की बात ना करके हम सहारा डेजर्ट की बात करें, थार डेजर्ट की बात करें, ठीक है, तो बच्चा उसे कोरिलेट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम अगर जो डेजर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ाना चाहें तो एटलीस्ट जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा उसे कोरिलेट करेगा, क्योंकि उसने राजस्थान का नाम पहले सुना हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी दिस। देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, NCFE, ठीक है, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड। ठीक है, उसके बाद NCFE जो है हमारे पास 2000 इफ़ आई एम करेक्ट 2024 में आ चुका है। वैसे आई विल रीचेक एंड गेट इट डन। ठीक है, अब तो ये जो हमारे पास NCF स्कूल एजुकेशन आ चुका है, ठीक है, इसका ड्राफ्ट आया था पहले, इसका फाइनल डॉक्यूमेंट बाद में आया है। नाउ व्हाट इज सेज, NCFE डेवलप कौन करेगा? NCERT करेगा। और इसका रिवीजन कब होगा हमारे पास? एवरी 5 to 10 ईयर्स, एवरी 5 to 10 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेशनल टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर, कि भाई जो भी हमारी टेक्स्ट बुक होंगी ना, दे विल हैव द लोकल कंटेंट। द रिडक्शन इन कंटेंट एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्कूल करिकुलम। ये रिडक्शन इन कंटेंट कहाँ था? NEP का विजन था कि अब हमें कंटेंट को जो है कम करना और केवल कोर कॉम्पिटेंसीज तक रखना है। एंड द रिन्यूड एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्टिव रेदर देन लोड लर्निंग। बच्चा जो है कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को, लर्निंग को। और लर्निंग में भी क्या था, हमें क्या देखना था? हाउ टू लर्न, नॉट व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या किया इसमें NEP में, कि जो कंटेंट है उसको बेयर मिनिमम कोर कॉम्पिटेंसीज तक रेस्ट्रिक्ट करना है। और जो बेयर मिनिमम कोर कॉम्पिटेंसीज तक भी रेस्ट्रिक्ट करना है, दैट विल बी विद द लोकल कंटेंट, लोकल फ्लेवर, सो दैट द चाइल्ड फील एसोसिएटेड। ऑल टेक्स्ट बुक शैल एम टू कंटेन द एसेंशियल कोर मटेरियल्स। कोर मटेरियल के साथ क्या होगा? डिस्कशंस होगा, एनालिसिस होगा, एग्जाम्पल्स होगा, एप्लीकेशंस होगा। डीम्ड इंपॉर्टेंट ऑन अ नेशनल लेवल, ठीक है, नेशनल लेवल के लिए, बट एट द सेम टाइम कंटेन एनी डिजायर्ड नॉनसेंस एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल एज पर द लोकल कंटेक्स्ट एंड नीड्स। ठीक है, तो जो भी, लेकिन अगर कोई लोकल स्टेट गवर्नमेंट है तो वो टेक्स्ट बुक को इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो लोकल कंटेक्स्ट और लोकल नीड्स को सप्लीमेंट कर सके। वेयर पॉसिबल द स्कूल एंड द टीचर विल हैव द चॉइसेस इन टेक्स्ट बुक दे एम्प्लॉय। मल्टीपल सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स होंगी और टीचर और स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस होगी कि वो किस टेक्स्ट बुक को रेफर करना चाहते हैं। नाउ द एम will be to provide such quality textbook at the lowest possible cost, namely at cost of production और printing, जैसे NCERT है हमारी। ठीक है, अब ये NCERT जो है ये हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक मटेरियल्स को कैसे डेवलप करेगा? NCERT इन कंजक्शन विद SCERT, स्टेट काउंसिल के साथ नेशनल काउंसिल मिलकर टेक्स्ट बुक करेगी। उसके बाद जो हमारी पब्लिक फिलॉन्थ्रोपिक पार्टनरशिप्स हैं या क्राउड सोर्सिंग है, उससे भी हम एक्सपर्ट से राइट कप करवाएंगे किताबें, सो दैट कि उनको कोस्ट प्राइस पर दिया जा सके, बिकॉज पब्लिक फिलॉन्थ्रोपिक पार्टनरशिप्स डोंट वर्क फॉर द प्रॉफिट। ठीक है, स्टेट्स विल प्रिपेयर देन ओन करिकुला, ठीक है, विच मे बी बेस्ड ऑन द NCFSC बाय द NCERT। ठीक है, नाउ NCERT करिकुलम विल बी द नेशनली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया। तो स्टेट जो हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो अपना करिकुलम डिसाइड कर सकते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक डिसाइड कर सकती हैं, बट दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन द NCERT। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इसमें अगर आपने विजन और मिशन पढ़ रखा है तो सबसे पहले ही था कि भाई समेटिव असेसमेंट्स की जगह हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में जाना है। ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन के असेसमेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे सेमेस्टर हो गया, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है और वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं। समेटिव असेसमेंट रोट लर्निंग को बढ़ाता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को नहीं बढ़ाता समेटिव असेसमेंट। द एम ऑफ द असेसमेंट इन द कल्चर ऑफ आवर स्कूलिंग सिस्टम विल शिफ्ट फ्रॉम वन दैट इज समेटिव, ठीक है, समेटिव किसको लेता है? प्राइमरी टेस्ट, रोट मेमोराइजेशन, टू अब चेंज हो गया, क्या हो जाएगा? दैट इज मोर रेगुलर एंड फॉर्मेटिव, इज मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। बच्चे ने टेक्स्ट को रिपीट कर दिया, बोल दिया, सुना दिया, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट।
बच्चे की कॉम्पिटेंसीज कितनी डेवलप हुई हैं, दैट विल बी असेस्ड इन द असेसमेंट्स. प्रमोट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स. टेस्ट्स हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. ठीक है. द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट विल इंडीड बी फॉर लर्निंग. ठीक है. रोट मेमोराइजेशन करके रिप्रोडक्शन करना, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर देना उस कंटेंट को, दैट इज नॉट द टारगेट ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट का टारगेट क्या है, दैट द चाइल्ड लर्न्स, डेवलप्स कंपिटेंसीज. ठीक है. द प्रोग्रेस कार्ड विल बी अ होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशन का मतलब है कि इसमें केवल एक डायमेंशन नहीं होगा कि बच्चे ने कितना रिप्रोड्यूस किया है, कितना स्कोर किया है समेटिव असेसमेंट में, बट रेदर इट विल एनकम्पास एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ. यूनिकनेस भी लिखी जाएगी उसके अंदर. अब जो ये हमारा ये प्रोग्रेस कार्ड होगा ना 360 डिग्री, उसके अंदर सबसे पहला है लर्नर इन द कोग्निटिव. ठीक है. हेड. ठीक है. उसका माइंड डेवलपमेंट किया, उसमें जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कितनी डेवलप हुई है. अफेक्टिव वैल्यूज एंड इमोशंस, साइकोमोटर फिजिकल वर्क. ठीक है. सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी. इट विल इंक्लूड, अब इस 360 में होगा क्या, सेल्फ असेसमेंट. बच्चा अपना असेसमेंट भी खुद लिखेगा. पीयर असेसमेंट, दूसरे बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं. प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन द प्रोजेक्ट बेस्ड, कि अगर बच्चे को हमने कोई प्रोजेक्ट दिया है तो उसमें उसका क्या डेवलपमेंट है. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विजेज, रोल प्लेस, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियोज एटसेट्रा अलोंग विद द टीचर असेसमेंट. तो देखो पहले खाली एक पार्ट होता था टीचर असेसमेंट, अब उसमें सेल्फ असेसमेंट भी है, पीयर असेसमेंट भी है, प्रोजेक्ट वर्क भी है, इंक्वायरी बेस्ड है, रोल प्लेज है, क्विजेज हैं. तो यहाँ एक जो सबसे बड़ा चीज़ हो रही है कि जो करिकुलर को करिकुलर का डिफरेंस है ना, वो मिटिगेट हो रहा है, उसको मिनिमाइज किया जा रहा है. द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विल फॉर्म एन important link between the home and the school. Will be accompanied by the parent teacher meetings in order to actively involve parents in their children's holistic education and development. हर पीटीए में वो लेकर आएंगे. ठीक है. जिसके होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस कार्ड है उस पर जो एंट्रीज होंगी उसको डिस्कस किया जा सकता है पेरेंट के साथ. AI बेस्ड टूल्स विल बी डेवलप्ड टू प्रिपेयर दिस होलिस्टिक डेवलपमेंट कार्ड. नाउ the current nature of the secondary school examination, including the board examination and entrance examination, and resulting coaching culture of the today, are doing much harm. कि जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न है या जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न है, दैट इज डूइंग मोर हार्म बिकॉज इट इज़ ओनली एग्जाम ओरिएंटेड एंड द चाइल्ड्स आर डूइंग द रूट लर्निंग. ठीक है. स्पेशली एट द सेकेंडरी लेवल, रिप्लेसिंग वैल्यूएबल टाइम फॉर ट्रू लर्निंग विद एक्सेसिव एग्जाम कोचिंग एंड प्रिपरेशन. ठीक है. बच्चा एक बहुत छोटे से स्ट्रीम में बनकर एक बहुत छोटे से सब्जेक्ट की कंटेंट की तैयारी कर रहा होता है. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि कंटेंट छोटा होता है, बट एक सिंगल डायरेक्शन होता है, उसके अंदर बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं. अब इसमें क्या करेक्शन किया जाएगा. वाइल द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th and 12th विल कंटिन्यू, द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी रिफॉर्म टू एलिमिनेट द नीड ऑफ अंडरटेकिंग कोचिंग क्लासेस. ऐसे एग्जामिनेशन पैटर्न किया जाएगा कि कोचिंग क्लासेस ना लेनी पड़े. Board examination will be redesigned to encourage holistic development. Students will be able to choose many of the subjects in which they take the board examination. Subject choice बढ़ जाएगी depending on their individualized interest. ठीक है. जब इंडिविजुअलाइज इंटरेस्ट पे वो सब्जेक्ट चूज करेगा बच्चा तो उसमें रूट मेमोराइजेशन नहीं होगी. द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी मेड ईजियर इन द सेंस दैट दे विल टेस्ट प्राइमरली कोर कॉम्पिटेंसीज. ठीक है. वो इन डेप्थ नहीं, जो बेसिक कोर कॉम्पिटेंसीज हैं किसी सब्जेक्ट की वो उसको करेगा. नाउ अब जो बोर्ड एग्जामिनेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है, टू फर्दर एलिमिनेट द हाई स्टेक्स ऑफ आस्पेक्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, ऑल द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक द बोर्ड एग्जामिनेशन अप टू 2 ओकेजन्स, एक मेन एग्जामिनेशन और एक इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन. इन एडिशन टू इंट्रोड्यूसिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट चॉइस, बेस्ट ऑफ द 2 अटेम्प्ट्स, असेसमेंट्स दैट प्राइमरी टेस्ट द कोर competencies और कोर कैपेसिटीज must be immediate key reform to all board examination. ये तो immediate है. 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं देखो CBSE में, अगली बार हो सकता है 12th का भी आ जाए. स्टूडेंट चॉइसेस बढ़ चुकी हैं सब्जेक्ट को लेकर, फ्लेक्सिबिलिटी भी है. बोर्ड्स में ओवर टाइम ऑल्सो डेवलप फर्दर वाइबल मॉडल्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन दैट रिड्यूस प्रेशर and the coaching culture. Some possibilities include a system of annual, semester or modular board examination could be developed. ये फर्दर है.
मतलब फ्यूचर के लिए सजेशन है। At the second stage, all subjects and corresponding assessments beginning with the mathematics could be offered at the 2 levels. ठीक है, अब वो 2 लेवल कौन से होंगे? एक स्टैंडर्ड लेवल और एक हायर लेवल। ठीक है, 2 टाइप के हो सकते हैं। नाउ द board examination in certain subjects could be redesigned to have 2 parts. One part is MCQ, the other was is the descriptive part. ठीक है, with regard to all of the above, the guidelines will be prepared by NCERT. असेसमेंट गाइडलाइंस कौन प्रिपेयर करेगा? NCERT करेगा, इन कंसल्टेशन विद SCRT बोर्ड ऑफ असेसमेंट्स एंड NAS न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर। ठीक, उसके बाद है ऑल स्टूडेंट्स विल टेक स्कूल एग्जामिनेशन इन ग्रेड 3, 5, 8, ये हो चुका है, कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। Now the grade 3 examination in particular would test basic literacy, numeracy and other foundational skills. ठीक है, इसके अंदर FLN को ही बेसिकली टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास असेसमेंट रिफॉर्म्स में इट इज़ प्रपोज टू सेट अप नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख की फुल फॉर्म आ सकती है। As a standard setting body under MHRD Ministry of Education now that fulfill the basic objective of setting norms, standards and guidelines for student assessment and evaluation in all recognized schools of India. ठीक है, अब ये जो परख है ये क्या करेगा? ये गाइडिंग द स्टेट अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, और नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक, कौन गाइड करेगा? परख और NAS करेगा। ठीक, मॉनिटरिंग अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन द कंट्री, बेसिकली जो ये स्टेट अचीवमेंट सर्वे है और जो ये हमारे पास स्टेट अचीवमेंट और जो ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, दे विल बी गाइडेड बाय द नेशनल असेसमेंट सेंटर। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स, मॉनिटरिंग द अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, क्योंकि उसके अंदर वो आपको रूट मेमोराइजेशन का पेपर नहीं होता, वो लर्निंग आउटकम्स बेस्ड पेपर होता है। एंड एनकरेजिंग एंड हेल्पिंग द स्कूल्स boards to shift their assessment patterns towards meeting the skill requirement of 21st century in consonance with the stated objective of this policy. देखो, इस पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है NEP का, वो तो पहले से स्टेट किया जा चुका है, जो हम सबसे पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास द प्रिंसिपल्स फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी सिमिलर।